को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। बड़ी खबर यह है कि विनेश फोगाट जो ओलंपिक में पदक जीतने से चूक गई थी, राजनीति के मैदान में उन्होंने जीत हासिल कर ली है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से विनेश फोगाट चुनाव जीत गई हैं। प्रदेश की नहीं, देश के लिहाज से सनसनी विनेश फोगाट, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, पहलवानों के आंदोलन में बड़ा चेहरा बनकर उभरी थी। टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाला था और उससे ज्यादा हैरत में डाला था 100 ग्राम वजन के चलते अयोग्य हो जाने के कारण, वो विनेश फोगाट को राजनीति के मैदान में सफलता मिल गई है। विनेश फोगाट जुलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गई है। ये बात इसलिए मायने रखती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जुलाना से विनेश फोगाट जो जीती हैं, वहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस की कोई हैसियत जुलाना में लोग नहीं मानते थे। उस जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव जीतने में सफल रही हैं। कैप्टन योगेश बैरागी चूक गए विनेश फोगाट को हराने के संदर्भ में। कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें जरा मुश्किल से निकल रही हैं। ये खबर निकली है विनेश फोगाट के संदर्भ में, अच्छी खबर। ये एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कांग्रेस की रणनीतिक चूक का। जी, सभी 28 विधायकों को टिकट दिया था कांग्रेस ने, किसी का टिकट नहीं काटा था। 28 में से 12 विधायक पीछे चल रहे हैं। मतलब ये कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ थी, ये तो पार्टी मानकर चल रही थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी उनके विधायकों के खिलाफ हो सकती है, इसे पार्टी ने समझा नहीं। 28 में से 12 विधायक पीछे चल रहे हैं। आंकड़ा और निकालिएगा आप वरुण जी। ये आपने निकाला कि 28 विधायकों को टिकट दिया कांग्रेस ने, उसमें से 12 चुनाव हार गए। भाजपा ने जितने विधायकों को टिकट दिया उनमें से कितने चुनाव हार रहे हैं ये भी पता कीजिए। कुछ को तो भाजपा ने अपने स्तर पे घर बिठा दिया था, पर जनता कितने लोगों को घर पे बिठा रहे हैं उसके संदर्भ में देखिए, उसका आकलन कीजिए। कुल मिलाकर हरियाणा के संदर्भ में और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तस्वीर स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता जितना भी दावा करें, पर ऐसे कोई हालात अब उनके लिए नहीं रह गए जिसमें वो सरकार बना पाए। अगर 40 सीटें भी भाजपा की होती तो राजनीतिक प्रेक्षक या पंडित इस आकलन के साथ में है कि फिर सरकार भाजपा ही बनाएगी। अब यहां तो आंकड़ा 50 पहुंच गया, कांग्रेस कहां से सरकार बनाएगी। पर कांग्रेस इस बात पर संतोष कर सकती है कि लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को सुधारा है। पिछली बार 31 सीटें जीत पाने में कामयाब रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस बार 35 सीटों पर आगे चल रही है। तो कुल जमा पिछली बार से तो बेहतर प्रदर्शन है। भाजपा का भी कांग्रेस का भी, दोनों लोग इस बात पर संतोष कर सकते हैं। पर कांग्रेस के लिए यह विचार का विषय जरूर होना चाहिए कि एक तयशुदा जीत जिसको वो मान के चल रही थी, वहां पर उसे पराजय का सामना क्यों करना पड़ा। वहीं बड़ी खबर जो आ रही है वह राम कुमार गौतम के संदर्भ में आ रही है। राम कुमार गौतम पिछली बार जननायक जनता पार्टी की ओर से नारनौंद से प्रत्याशी थे और चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 2 बार के विधायक राम कुमार गौतम इस बार भारतीय जनता पार्टी में फिर शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता थे राम कुमार गौतम, और सफीदों से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। राम कुमार गौतम और भारतीय जनता पार्टी दोनों को यह फैसला भा गया है। राम कुमार गौतम 4182 मतों से सफीदों से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। राम कुमार गौतम फिर से विधायक बनने में सफल हो गए। 2014 से 2019 के समय के संदर्भ में भले ही राम कुमार गौतम पूर्व विधायक थे, पिछली बार विधायक बनने में सफल रहे थे, इस बार फिर से विधायक बनने में सफल हो गए। तो कुल मिलाकर राम कुमार गौतम सफीदों से चुनाव जीत गए हैं। अब रुझानों की स्थिति नहीं है, अब परिणामों की स्थिति है। अधिकांश सीटों पर अब परिणाम निर्णायक मोड़ पर है। हम अंजलि आपसे जानना चाहेंगे, निगाह रखिए फिरोजपुर झिरका के संदर्भ में 1 लाख का आंकड़ा पार हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरा किलोई के संदर्भ में कि कुल जमा कितने वोटों के अंतर पर हैं इस समय पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अनिल विज दोपहर 12 बजे तक पीछे रहने के बाद अब कुछ अच्छी खबरें आने लगी अनिल विज जी के संदर्भ में। 2500 वोटों से आगे हो गए अनिल विज जी। जब पीछे चल रहे थे तो गाना गा रहे थे अनिल विज घर में बैठकर, अब 2500 से आगे हैं। पता करेंगे अनिल विज अब क्या कर रहे हैं, चाय की दुकान पर पहुंच गए या अभी भी अपने पौधे को खिलाने में लगे हैं अनिल विज। अब वो मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे। अब इसके संदर्भ में हम बड़ौली जी से बात करेंगे।
लेकिन हाल फिलहाल की जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि अनिल विज लगातार पीछे चलने के बाद अब आगे बढ़े। पवन सिवार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। पवन सिवार, अभी भी कांग्रेस के पास कोई उम्मीद है या कांग्रेस ने उम्मीद छोड़ दी? देखिए हिमांशु जी, अब जो कांग्रेस अगर उम्मीद रखती भी है तो वो उम्मीद अब हसरत में जो है वो पूरी होती भी नहीं दिखेगी। वो उम्मीद जो है वो अब नतीजों के रूप में बदलती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि लगभग जो है वो करीब 2 बजने जा रहे हैं और ऐसे में अभी तक का जो रुझान में नतीजा है वो कांग्रेस की जो मायूसी थी अब उसको और ज़्यादा बढ़ाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब नतीजे जो हैं वो आने लगे हैं और नतीजे जो है वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। जो रुझान में आगे चल रहे थे वो नेता जो हैं वो बीजेपी के लिए और ज़्यादा सुखद जो है वो अब नतीजे बनते हुए दिख रहे हैं। मैं अभी जो है वो भाजपा का विधायक दल का कार्यालय है चंडीगढ़ में, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब आगे की रणनीति पर भी जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई है और तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचना शुरू हुए हैं। हालांकि अभी बड़े नेता नहीं बल्कि पंचकुला और आसपास के जो नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो पहुंच रहे हैं। मैं आपकी बात जो है वो सीधा मोहनलाल बड़ोली जी से करवाने का प्रयास करूंगा। आप सीधा हिमांशु जी उन्हीं से तमाम जो सवाल हैं उन सवालों पे बात कीजिएगा। अभी मोहनलाल बड़ोली जो वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं और लगातार जो है वो यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो तस्वीरों में दिख रहे हैं और लगातार जो है वो यहाँ पर ये जश्न का माहौल जो है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये जो है वो लड्डू लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, समर्थक जो हैं वो लड्डू लेकर पहुँच रहे हैं और लगातार जो है वो तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँचना शुरू हुए हैं। तो अभी मोहनलाल बड़ोली जी से ही हम सीधी आपकी बात हिमांशु जी करवाएंगे और उन्हीं से तमाम जो सवाल हैं उन सवालों पर आप जो है वो बात कीजिएगा कि किस तरीके से अब बीजेपी की क्या रणनीति है और अभी तक के जो रुझान हैं उन रुझानों को अंतिम नतीजों के रूप में कहां पर मोहनलाल बड़ोली देखते हैं। ये लगातार जो है वो बड़ोली जी से बात करेंगे। सर, तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी जुड़ गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद केवल 2 भाजपा के नेता ऐसे थे जो इस बात पर टिके हुए थे कि सरकार हम ही बनाएंगे। एक नायब सैनी और दूसरे मोहनलाल बड़ोली, एक मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश अध्यक्ष। तो बड़ोली साहब, आप बधाई लेना चाहेंगे सरकार बनाने की या इंतजार करना चाहेंगे जनता की? जी बड़ोली साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बड़ोली साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मोहनलाल बड़ोली जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम उस संपर्क की कोशिश करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल की स्थितियां जो है वो सीधे तौर पर ये हैं कि अब कांग्रेस की उम्मीदें वक्त गुजरने के साथ धूल धूसरित हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी, जिसका एक बड़ा वर्ग ये मान रहा था कि सत्ता से हमारी विदाई होने जा रही है, वो पंचकुला के लिए अपनी गाड़ी साफ करके बढ़ चला है। इसलिए बढ़ चला है कि उसे दिख गया है कि अब सरकार हमारी ही बनी रहने वाली है। तमाम लोग जिन्होंने गुलदस्ते मंगवा रखे थे मंत्रालय में, वो अब भाजपा की ओर ही रुख करेंगे। गुलदस्ते रखे थे, तय करना था हुड्डा जी के दरवाजे पर जाना है या नायब सैनी के दरवाजे पर जाना है। गुलदस्ता डस्टबिन में नहीं जाएगा, गुलदस्ता काम आएगा। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनको दे दिया जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार का परिदृश्य हरियाणा की राजनीति के स्तर पर अब स्पष्ट हो गया है। दोपहर के 1:45 बजे तक में तस्वीर साफ है। समझ में साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी जुड़ रहे हैं। बड़ोली साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बधाई
और आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी बड़ोली साहब आ रही है जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बड़ोली साहब आपकी आवाज आ रही है हमें। जी, आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो हरियाणा सरकार, जो हरियाणा की जनता जनार्दन से जो आशीर्वाद मिला है, और मैंने 2 दिन पहले भी जब आपसे मुलाकात हुई थी तब कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक आया है, प्रत्येक 20,629 बूथों से जो फीडबैक आया है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और उस प्रकार के रुझान आज आए भी हैं, और अब तक के रुझान से पूरा विश्वास है कि ये रुझान जो आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के हरियाणा प्रदेश में बनेगी। जी, कोई आवाज नहीं आ रही। तो बड़ोली साहब ये बताओ आप कि अभी आपको बधाई दे दे सरकार बनने की, या आप चाहोगे कि थोड़ा इंतजार करें? हम कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं अभी रुको, अभी बदलेगा। तो आप भी इसी उम्मीद के साथ हो कि अभी बदल सकता है, मैं भी यही या आपको बधाई दे दूं? बधाई बड़ोली जी, आपके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मैं बधाई आपकी स्वीकार करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का रुझान अब तक आया है, ये रुझान थोड़ा बहुत 19-20 से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब जो सरकार बनाने का आंकड़ा है उसको हम क्रॉस कर चुके हैं, और ये स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो इतिहास रचने का काम किया है, मैंने कल भी आपसे जब बात हुई थी तब कहा था कि हरियाणा में एक नया इतिहास राजनीतिक रूप से बनेगा, और स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्योंकि जो फीडबैक हमारे लाखों कार्यकर्ताओं से आया था, 20,629 बूथों से जो फीडबैक आया था, उस फीडबैक के आधार पर मैंने अपनी बात आपसे कही थी, शेयर की थी, और वो रुझान आज आए हैं। और मैंने कल भी आपको कहा था कि 48-49 तक हम जाएंगे, और उसके आसपास ही आंकड़ा है। अच्छा बड़ोली साहब एक बार बताओ, सब लोग जीत रहे हैं नायब सैनी जी के नेतृत्व में, अच्छी बात है, पर ये पुराने नेता हार रहे हैं भाई। ये कंवरपाल गुर्जर हार रहे हैं, कमल गुप्ता बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, वो जेपी दलाल भी हारने जा रहे हैं, और राव इंद्रजीत की बेटी भी हार रही है। इन लोगों ने किया क्या जब पार्टी को आपके और नायब सैनी के नेतृत्व में हर जगह जीत मिल रही है? जनता ये ने लोग जिस क्यों ऐसे प्रकार का निपट रहे हैं? आशीर्वाद दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं, और ये जनता का आशीर्वाद है, वो किसको जिताना है, किसको हराना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सब जगह एक बराबर काम करती है, सबके लिए बराबर काम करती है, हर विधानसभा के लिए बराबर काम करती है। लेकिन हर विधानसभा के वोटर का अपना स्वभाव होता है, वो किसको अपना नेता चुनती है। तो 90 विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा का आकलन अलग अलग है। अच्छा बड़ोली साहब एक बार बताओ, ये चुनाव जो जीत रहे हैं इसका नतीजा ये होगा कि नायब सैनी जी तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बड़ोली साहब क्या बनेंगे? बड़ोली साहब तो विधानसभा लड़े नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता ही रहूंगा और कार्यकर्ता ही बना रहूंगा। इसराना से जो व्यक्ति विधायक चुना जाने के कगार पर पहुंच गया है, राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, लोग बड़ोली साहब को वहीं पर देख रहे हैं, ठीक देख रहे हैं? ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। इसमें बहुत सारे लोग इच्छाएं रखते हैं, और इच्छाएं रखनी भी चाहिए, लेकिन आखिरी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, किसको कहाँ बिठाना, क्या जिम्मेवारी देना, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। गठन के संदर्भ में कब तक उम्मीद करें? कार्यवाहक मुख्यमंत्री से काम चला रहे, विधानसभा थी नहीं, एक पूरा का पूरा कार्यवाहक सिस्टम चल रहा था, कब तक करवा देंगे? अभी माता रानी के नवरात्रे चले हुए हैं, और माता रानी के तीसरे नवरात्रे पर यह चुनाव हुआ, और आज मंगलवार को आज गिनती हुई है। मुझे लगता है कि नवरात्रों में ही ये सरकार भी बनने की संभावना है,
लेकिन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा। जिस दिन की भी वो डेट आएगी उसी दिन शपथ ग्रहण का समारोह भी होगा और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई बड़ोली साहब इस शानदार जीत के संदर्भ में। चूंकि आपने कह दिया कि अंतिम परिणाम की शक्ल लेगा, तो मोहनलाल बड़ोली सबसे बड़ा संकेत जो दे रहे हैं वो संकेत ये दे रहे हैं कि नई सरकार इस नवरात्र में ही अस्तित्व में आ जाएगी। मतलब 11 अक्टूबर तक नई सरकार के गठन की संभावनाओं को मानकर चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस विश्वास के साथ में है कि अब जो रुझान है यही अंतिम परिणाम का स्वरूप लेंगे। 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा कोई बदलाव की उम्मीद उनको दिखाई नहीं देती है। कुल मिलाकर एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जननायक जनता पार्टी को जनता सिरे से खारिज कर रही है और खारिज करने का आशय यह है कि भाजपा में जो 2 मंत्री आए थे, अनूप धानक और देवेंद्र बबली, वह दोनों ही मंत्री रहे शख्स अपना चुनाव हार रहे हैं। भाजपा जीत रही है लेकिन देवेंद्र बबली और अनूप धानक दोनों चुनाव हार रहे हैं। दुष्यंत चौटाला पहले ही चुनाव हार चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो हालात है वो जननायक जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में चौंकाने वाला प्रदर्शन है, नायब सैनी के संदर्भ में चौंकाने वाला प्रदर्शन है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये सदमे वाला प्रदर्शन है। सदमे वाला प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि इस बार जैसा फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला हुआ था, वैसा फ्री हैंड तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शायद मुख्यमंत्री रहते हुए भी नहीं मिला था। जब 2005 का चुनाव हुआ था उस समय भजन लाल जी की एक बड़ी हैसियत हुआ करती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय पर ऐसी हैसियत में नहीं थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अन्य नेताओं की अपनी हैसियत थी, पर वक्त गुजरने के साथ 2024 में हालात ऐसे बने कि भजनलाल और बंसीलाल 2 विरासत इस विधानसभा चुनाव में सीधे बाहर निकल गए और प्रभारी महामंत्री के रूप में दीपक बावरिया और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस प्रकार का समर्थन मिला उसमें एक तरफा फैसले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा लिए गए। 90 में से 72 सीटों पर प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद किए थे। इस तरह का एक तरफा फैसला लेने का हालात कभी कभार ही बन पाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानकर चल रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से बहुमत प्राप्त करेगी, सरकार बनाएगी और वह मुख्यमंत्री होंगे। पर जो परिणाम आ रहे हैं वो उन उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत है। तो सदमे में कांग्रेस, सदमे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सदमे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सदमे में उदय भान। बीच में खबर आई थी कि उदय भान पीछे चल रहे हैं। मेरे साथ में अंजलि जी हैं। अंजलि, जानना चाहूंगा उदय भान जी के संदर्भ में ताजा तरीन स्थिति क्या है? होडल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उदय भान इस समय किस स्थिति को प्राप्त है? कुछ बताने की स्थिति में आप हैं? तो होडल क्या कह रहा है? और चुनाव आयोग इस सीट के संदर्भ में क्या हालात बता रहा है? उदयवान 850 वोटों से आगे चल रहे हैं यहाँ पर। ये अभी राहत हम समझेंगे थोड़ा, लेकिन अभी 15 राउंड में से 10 राउंड की जो गिनती है, काउंटिंग है, वो हुई है। तो अभी सर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ये आगे पीछे जो है मामला चल रहा है। तो अभी उदयवान आगे हैं 850। तो कुल मिला के कांटे का मुकाबला, और कांटे के मुकाबले में उदय भान इस समय पर 850 वोटों से ही आगे है। उनके सहयोगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 52,000 वोटों को क्रॉस कर चुके। हो सकता है अब आंकड़ा और भी आगे बढ़ गया हो, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचंड बहुमत से विधायक बन जाएंगे। पर मुख्यमंत्री बनने के लिए जो विधायकों का बहुमत चाहिए ना, उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा वक्त गुजरने के साथ बहुत दूर होते जा रहे हैं। खबर आ रही है, अलग अलग खबरें आ रही हैं। रितेश मेरे साथ में है। रितेश कागज लेके तैयार बैठे हैं, बंदूक उनकी तैयार है। क्या फायर करना जा रहे हैं? सर, मेरे पास 3 जिलों के रुझान है, जिसमें से कुछ सीटें कंफर्म हो चुकी हैं जीत हार को लेकर। सिरसा की 5 सीटें हैं, 4 पर कांग्रेस आगे, 1 पर इनेलो है, जो रानिया की सीट है। बाकी चारों सीटों पर कांग्रेस आगे है। इसी तरह से हिसार जिले में 7 सीट आती हैं, जिसमें से बीजेपी 4 पर आगे है, कांग्रेस 2 पर और 1 सीट पर निर्दलीय जो सावित्री जिंदल हैं, हिसार की सीट। इसी तरह से जिला भिवानी की 4 सीटें आती हैं, जिसमें से 3 पर बीजेपी है और 1 पर कांग्रेस। जो लोहारू की सीट है राजवीर फरटिया, जो पिछले कुछ राउंड से आगे चल रहे हैं, उनकी लीड बरकरार है। बाकी 3 जगहों पर बीजेपी अच्छा कर रही है लगभग। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में
कुछ बदले हुए हालात हैं। नायब सैनी जी को अपने अनुसार मंत्रिमंडल के गठन की बहुत बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। बहुत बड़ी सहूलियत इसलिए मिलने वाली है कि उनके वर्तमान के कई मंत्री चुनाव हार रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर चुनाव हार रहे हैं, जेपी दलाल चुनाव हार रहे हैं, कमल गुप्ता को मानिए चुनाव हारी गए, तीसरे नंबर पर हैं। तो कुल मिलाकर जब एक बड़ी संख्या में मंत्री चुनाव हारेंगे तो तय बात है कि नए लोगों को अवसर मिलेगा। नए लोगों को अवसर मिलेगा तो नायब सैनी को अपने अनुसार लोगों को मौका देने के संदर्भ में हालात मिलेंगे। मंत्री रहते हुए व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो उसको घर बिठाना थोड़ा मुश्किल जाता है। अनिल विज के संदर्भ में जैसा फैसला पार्टी ने लिया, ऐसा फैसला करना इतना आसान नहीं होता, पर जनता काम आसान कर दे रही है, भाजपा का भी और नायब सैनी का भी। अपने स्तर पर ही कई ऐसे नेताओं को घर बिठा दे रही है जो मानते हैं कि अगर वो जीतेंगे तो मंत्री होंगे। वो तमाम नेता मंत्री बनने से पीछे हट रहे हैं। और बड़ी खबर इस समय हरियाणा की सियासत की, अभय सिंह चौटाला पूर्व विधायक की हैसियत में आ गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे भारत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। तो भारत सिंह बेनीवाल का विधायक बनना बड़ी खबर नहीं है, अभय सिंह चौटाला का पूर्व विधायक हो जाना बड़ी खबर है। लेकिन चौटाला परिवार के संदर्भ में हम पहले भी कह रहे हैं, इनका चुनाव हारना राजनीति समाप्त हो जाना नहीं है। ये चुनाव हारने के बाद भी फिर उठ खड़े होते हैं, ये जीवटता, ये तेवर उनका है। चौधरी देवीलाल अपनी जिंदगी में कई चुनाव हारे, फिर भी नेता के तौर पर जो स्थान उनका बना वो किसी और के लिए बड़ा मुश्किल होगा उस हैसियत में पहुंचना। पर कुल मिलाकर कहानी यह है कि इस बार चौटालाओं की पताका केवल एक व्यक्ति ही थाम पा रहा है, उसका नाम अर्जुन चौटाला है। अभय सिंह चौटाला के लिए आज का दिन बड़ा मुश्किल जाएगा। अपनी हार का मातम मनाए या बेटे की जीत का जश्न, ईश्वर ऐसे संकट में लोगों को न डाला करे, बड़ी दिक्कत हो जाती है। आदमी क्या करे क्या ना करे, आंसू आ रहे हैं किस बात के, हार के या अपनी हार के कारण से आंसू आए, मुश्किल हो जाता है। पर कुल मिलाकर जो भी है बहुत ही अजीब और गरीब परिणाम इस समय हरियाणा का चुनाव दे रहा है। हरियाणा के चुनाव में लोगों को दिलचस्पी इसलिए होती है, यहाँ का मतदाता जिस तरीके से अपने फैसले देता है वो कमाल के होते हैं। तमाम बड़े लोग शिकस्त खा रहे हैं और कई नए लोग मुकाम पा रहे हैं। तो ये हरियाणा के संदर्भ में परिदृश्य चल रहा है। हरियाणा के संदर्भ में कुल मिलाकर अब अंतिम नतीजों की ओर बढ़ चले हैं। शाम 6 बजे तक अंतिम नतीजे आएंगे। कई सीटों पर 12 राउंड 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 3 निर्दलीयों के जीतने पर कोई संशय नहीं है। गन्नौर से देवेंद्र कादियान सबसे बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करके निर्दलीयों में, उनका इस समय अंतर जो है अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले 32,000 को पार कर गया है। और वो कोई सामान्य प्रत्याशी नहीं है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, उनके खिलाफ 32,000 से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के संदर्भ में जो ऊंचे नीच की संभावना है वो केवल अब 6 सीटों के संदर्भ में है। 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है इस समय। कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है। 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2500 से भी कम अंतर से आगे चल रही है। ये सीट है असंध, राई, फतेहाबाद, दादरी, नांगल चौधरी। कांग्रेस 8 सीटें ऐसी हैं जिनमें 25 सीटों से कम पर आगे चल रही है। पंचकुला, होडल, रोहतक, लोहारू, डबवाली, बड़ौदा, सडोरा और झज्जर, कोई आगे कोई पीछे, पर कुल मिलाकर इतना है कि अभी भी आप हरियाणा के चुनाव में दिलचस्पी बनाए रख सकते हैं। दिलचस्पी किस रूप में हो सकती है? जो आंकड़ा है, ये जो निर्दलीय विधायक दिखाई दे रहे हैं, ये सब भाजपा के साथ जाने की तैयारी में। कम से कम 2 में तो कोई संदेह मत कीजिए, एक देवेंद्र कादियान का और एक दूसरा सावित्री जिंदल का। जो राय यून है उनके संदर्भ में कह नहीं सकते उनका मन क्या रहे, तो 2 तो भाजपा के खाते में है। अगर इक्का दुक्का की कोई कमी रह गई तो चौहान साहब हमारे को बोल रहे थे प्रवक्ता सुप्रबंधन, तो सुप्रबंधन के तहत 2 तो निर्दलीय उनके पास में पहले से है। ये हरियाणा की सियासत का मौजूदा परिदृश्य है। और अभी तो आंकड़ा भी 48 दिखा रहा है, 46 चाहिए। तो ये कुल मिला के कहानी है। इस समय पर
जो हमने नाम लिया था पंचकुला, चंद्रमोहन जी चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआत में बहुत आगे थे, फिर पीछे हो गए, फिर बहुत पीछे हो गए। ज्ञानचंद गुप्ता 2500 से आगे हो गए थे। इस समय पे चंद्रमोहन जी 92 वोटों से आगे हैं। कुल मिलाकर चंद्रमोहन जी और ज्ञानचंद जी दोनों की आखिरी समय तक दुगदुगी चलने वाली है, क्योंकि तय करना मुश्किल है। हमने कहा था देवेंद्र कादियान सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 35,263 वोटों के साथ देवेंद्र कादियान ने गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में इतिहास रच दिया है निर्दलीय रूप से चुनाव जीतने का। तो देवेंद्र कादियान की बरसों पुरानी मन्नत पूरी हो गई। मन्नत के मालिक देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए 35,000 वोटों से। कुल मिलाकर देवेंद्र कादियान का भाजपा से बगावत फलीभूत हो गई है। अब निर्भर यह करता है कि भाजपा बहुमत से कितनी दूर रह जाती है। अगर भाजपा बहुमत से दूर रह गई तो सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान को आप मंत्री पद की शपथ लेते हुए भी देख सकते हैं, और अगर बहुमत पा गई तो इन दोनों को आप केवल विधायक के तौर पर देख सकते हैं। तो अब दिलचस्पी का विषय लोगों के लिए और हमारे लिए भी यही रहेगा कि भाजपा बहुमत पाती है या नहीं पाती है। 48 के आंकड़े पर इस समय भारतीय जनता पार्टी है। तो कुल मिलाकर कहानी बहुत स्पष्ट है कि अब कांग्रेस के हाथ सत्ता आने के आसार नहीं है। सत्ता भाजपा के पास ही बने रहने के आसार हैं। सत्ता बैसाखी के साथ रहेगी या बिन बैसाखी के। बैसाखी इस बार पार्टी नहीं रहेगी, निर्दलीय रहेगी, इतना स्पष्ट है। हमने अभी बात कर रहे थे मोहनलाल बड़ौली जी से, उनके लिए एक संभावना बता रहे थे। अब राज्यसभा की सीट खाली हो रही है क्योंकि इसराना से प्रत्याशी कृष्णलाल पवार विधानसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। सीट खाली हो गई क्योंकि कृष्णलाल पवार 13,900 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा के लिए एक नेता को एडजस्ट करने का रास्ता खुल गया है। अब देखना है कि मोहनलाल बड़ौली के संदर्भ में क्या पार्टी राज्यसभा के संदर्भ में फैसला ले लेगी। संभावना पूरी है। जो समीकरण बन रहा था उसमें ब्राह्मण मतदाताओं पर खासा ध्यान केंद्रित किया था भारतीय जनता पार्टी ने। मोहनलाल कौशिक और मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का एक बड़ा कारण यही था कि वह ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। रामविलास शर्मा के बाद दूसरे ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मोहनलाल बड़ौली पर भरोसा किया गया। क्या मोहनलाल बड़ौली के इस भरोसे के तहत उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा? दिलचस्पी का विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो तय है, पर अब मुख्यमंत्री के तरह कौन क्या होगा, यही तो राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनना है। तो कुल मिलाकर इसराना से पवार साहब चुनाव जीत गए। महत्वपूर्ण अपडेट कैथल का है। आदित्य सुरजेवाला जो प्रारंभ में पीछे बताए जा रहे थे, अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिए निर्णायक अंतर पे आ चुके हैं। आदित्य सुरजेवाला अपनी पहली पारी को सफलतापूर्वक पूरा करने जा रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला की कैथल से जीत की घोषणा के संदर्भ में केवल औपचारिकता बची है। लीलू राम गुर्जर भले ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अपने आप को सबसे बड़ा रंगदार बताते रहे, पर नंबर पाने में कामयाब नहीं रह रहे हैं। उनका पूर्व विधायक के संदर्भ में अब सफर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आदित्य सुरजेवाला की जीत के संदर्भ में कोई संशय की स्थिति नहीं रह गई है। तो कुल मिला के हरियाणा की सियासत के संदर्भ में आंकड़ा 90 सीटों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो यही है। हम बात कर रहे थे सुरजेवाला के संदर्भ में, खबर आ गई, इंतजार में ही था चुनाव आयोग हमारी टिप्पणी के। आदित्य सुरजेवाला 7,704 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। रणदीप सुरजेवाला भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का एक विचारवान चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो अपने प्रभावशाली भाषणों से लोगों का मन मोहता है, एक ऐसा चेहरा जिसको सूत्रधार माना जाता है कर्नाटक में कांग्रेस की विजय का, वो रणदीप सुरजेवाला जो वर्तमान में राजस्थान से सांसद हैं, कैथल विधानसभा क्षेत्र से अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में सफल रहे। पार्टी ने उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया था, जनता ने विधायक बना दिया। कुल मिलाकर कैथल की जनता के शुक्रगुजार हो गया सुरजेवाला परिवार। वह भी एक बड़ी विरासत है। उनके पिता शमशेर सुरजेवाला भी वहाँ से कई बार विधायक रहे, नरवाना से विधायक रहे। तो कुल मिलाकर आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीत गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। श्रुति चौधरी के संदर्भ में भी अब ऐलान कुछ देर में हो जाएगा। किरण चौधरी के लिए ये अपने आप में बड़ा संतोष का विषय होगा। एक माँ जीते जी अपनी बेटी को विरासत सफलतापूर्वक सौंप सके, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। एक दायित्व जो चौधरी बंसीलाल ने किरण चौधरी से किया था,
एक दायित्व जो एक मां के नाते उनके हिस्से में था, एक दायित्व जो सुरेंद्र सिंह के असामयिक निधन, जो हवाई दुर्घटना में उनका निधन हुआ था, उसके बाद में किरण चौधरी के हिस्से में आया था, उसको शायद किरण चौधरी असफलतापूर्वक अंजाम दे रही है। श्रुति चौधरी भिवानी की पूर्व सांसद अब तोशाम की विधायक के तौर पर पहचानी जाएंगी, क्योंकि उनका भी अंतर जो है अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले वो बहुत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 10,000 से बड़ा अंतर पहुंच गए, तकरीबन 13,000 से ऊपर पहुंच गए। इस समय 12,180 वोटों से आगे चल रही हैं श्रुति चौधरी। जीत की औपचारिकता ही शेष है तोशाम के संदर्भ में, और ये जीत कांग्रेस और भाजपा के बीच में नहीं है। एक लंबे समय से जो जंग चली आ रही थी कि चौधरी बंसीलाल का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, बड़े बेटे रणवीर महिंद्रा और सुरेंद्र सिंह के बीच में ये मुकाबला रहता था। अभी ये मुकाबला भाई बहन के रूप में था। रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी और सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति चौधरी। जनता ने फैसला सुना दिया है। अनिरुद्ध चौधरी का मुकाबले जनता श्रुति चौधरी को बंसीलाल जी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखती है। कुल मिला के 12,180 वोटों से इस समय श्रुति चौधरी आगे चल रही हैं। कुछ और सीटों के संदर्भ में जो बड़े चेहरे हमारे को दिखाई दे रहे हैं, उनमें बहुत ही चौंकाने वाला नाम नहीं है, बल्कि और लोगों के लिए ये अनुसरण करने वाला नाम है। एक मान्यता है कि जाट भाजपा को वोट नहीं करता, जाट समुदाय की भाजपा के संदर्भ में आस्था नहीं आती, लेकिन महिपाल ढांडा अपवाद है। महिपाल ढांडा लगातार पानीपत ग्रामीण से चुनाव जीत रहे थे और इस बार भी महिपाल ढांडा एक बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को ओर से सबसे बड़ी जीत का अंतर महिपाल ढांडा के हिस्से में आए। 45,529 वोटों से इस समय वह आगे चल रहे हैं। रानिया से रणजीत चौटाला चुनाव हार गए। बड़ी उम्मीद थी रणजीत चौटाला को, जनता मुझे ही चुनेगी और फिर मैं तय करूंगा कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। सरकार भाजपा की बन रही है और रणजीत चौटाला विधायक नहीं रह रहे। फैसला आ गया, पोते ने दादा को निपटा दिया सियासत के मैदान में। अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला 4,228 वोटों से रानिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए, और तब जीत गए जब उनके चचेरे भाई दुष्यंत दिग्विजय ने समर्थन दिया था रणजीत चौटाला को। और रणजीत चौटाला को अपने पोतों का समर्थन काम नहीं आया, दूसरे पोते ने उनका काम पूरी तरीके से लगा दिया। रणजीत चौटाला की इस उम्र में ये हार अपने आप में बड़ी तकलीफदायक है। उनके लिए विचार का विषय होना चाहिए कि भाजपा में आने के बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर निर्दलीय लड़ने का फैसला क्यों किया। पर कुल मिला के 4,228 वोटों के साथ अर्जुन चौटाला ने अपनी विधानसभा का सफर शुरू कर दिया है। अभय चौटाला के लिए निश्चित रूप से ये गर्व का मौका है। भले ही ऐलनाबाद से अभय चौटाला चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे, पर उनके बेटे चुनाव जीत पाने में सफल हो गए। बड़े अंतर की बात करें तो जिसे कहते हैं ना शेर के मुंह में हाथ डालकर टिकट निकालना, वो काम कर दिखाया था राव नरवीर ने। राव नरवीर को 2019 में भाजपा ने टिकट नहीं दी थी। 2024 में राव नरवीर ने खुलकर ऐलान कर दिया था, टिकट दे दोगे तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय उतर जाऊंगा। राव नरवीर की जमीन की हैसियत को भाजपा आंक गई और अपने मिजाज के विपरीत उनकी धमकी के आगे झुक गई और राव नरवीर को टिकट दे दी। राव नरवीर का दम दिख रहा है। राव नरवीर इस समय 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से। मुकेश शर्मा इस समय पर 42,390 वोटों से आगे चल रहे हैं। पटौदी से विमला चौधरी 33,546 वोटों से आगे चल रही हैं। पलवल से गौरव गौतम इस समय 33,669 वोटों से आगे चल रहे हैं और भिवानी से घनश्याम सराफ इस समय 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोहाना से अरविंद शर्मा इस समय 10,954 वोटों से आगे चल रहे हैं 12 राउंड के बाद। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में नायब सैनी मंत्रिमंडल के तमाम चेहरे भले ही चुनाव हार रहे हैं, लेकिन पूर्व में मंत्री रहे या बड़े चेहरे चुनाव भी जीत रहे हैं। विपुल गोयल उनमें से एक है जो चुनाव जीत रहे हैं, ये खबर हमारे बीच में है। इन सब के बीच में कुछ जानकारी के साथ में अंजलि हमारे साथ में। जी अंजलि जी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अभी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अनिल विज जो काफी अभी पहले पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी उनका ये देखिए आंकड़ा 6,670 जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है, उससे आगे चल रहे हैं। और अभी सबसे महत्वपूर्ण नजर नायब सिंह सैनी पर है, क्योंकि अभी बस 16 में से 15 राउंड की जो वोटिंग है वो यहाँ पर हो गई है। बस अभी इसका भी नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। अभी 16,209 वोटों से आगे इतना दबाव में क्यों है? नायब सैनी 16,000 से आगे हैं, एक राउंड बचा है।
नायब सैनी को जीतना ही है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा मुकाबला चल रहा था चित्र सरवारा और अनिल विज में, तो अनिल विज इस बीच आगे चल रहे हैं यहाँ पर। और अगर यहाँ पर बात की जाए कुछ ऐसे जो हैं, जैसे अगर जगमोहन करनाल से अगर बात की जाए, जगमोहन आनंद जो है बीजेपी के, वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं। करनाल की अगर बात की जाए यहाँ पर 29,628 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। एक कलानौर विधानसभा के क्षेत्र के संदर्भ में बताएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इलाके में हालात काफी बदल रहे थे, उनकी क्या स्थितियां हैं इस समय पर? कलानौर की अगर बात की जाए तो शकुंतला खट्टक जो है अभी 11,522 वोटों से आगे चल रही हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के शकुंतला खट्टक कलानौर से आगे चल रही है। पर खबर अभी ये आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के यहाँ पे जो ढोल ताशे वाले आए हुए थे, नगाड़े वाले आए हुए थे, उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दी है। खबर ये आ रही है वहां से कि उन्होंने अब अपना सामान डाल लिया है और अब वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब इसे बजाने का मौका नहीं आएगा। दोपहर के 2:10 पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर जश्न की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। वो तमाम समर्थक जो 10 साल बाद फिर से जश्न मनाने की उम्मीद के साथ आए थे, सरकार आने के संदर्भ में, सीएम बनने के संदर्भ में, वो उम्मीदें धराशायी होती हुई दिख रही हैं। इसलिए जो लोग थे वो वापस जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस समय पर हालात अब कांग्रेस के संदर्भ में उम्मीद तोड़ते हुए और भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से समीकरण बनाते हुए दिख रहे हैं। भाजपा में अब सरकार बनाने को लेकर संशय नहीं है। सरकार में कौन क्या रहेगा, अब इसको लेकर मशवरे का दौर शुरू होने जा रहा है। नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भाजपा ने ऐलान कर दिया था नेतृत्व ने, लेकिन नायब सैनी के मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा ये भाजपा ने ऐलान नहीं किया था। तो जो 40, 45, 48, 50 जो भी आंकड़ा आने वाला है, उस आंकड़े के अंतर्गत सब अपने समीकरण बताएंगे। लेकिन आंकड़े पर निगाह रखिए, 47 पर है बीजेपी, 38 पर है कांग्रेस, 3 निर्दलीय हैं, 2 गारंटेड भाजपा के साथ। तो इस 47 को 49 समझिए। 49 के आंकड़े को बदलना है कांग्रेस को, बदल लेगी क्या, सवाल है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का परिदृश्य चल रहा है। आगे पीछे का सिलसिला बना हुआ है। समय एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद में लौट कर आएंगे तो फिर ताजा अपडेट आपको देंगे। कहीं जाएगा नहीं।